रविंद्र सर, ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग इसी बात पर हो रही है कि वो क्रिकेट का क नहीं जानते और तमाम आरोप और सब लग रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिले तो निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरव या गर्व की बात है, लेकिन जो जाल है आप बुनते हैं, उसी में जो फंसने वाली कहीं बात है, वो फिर आप उदाहरण ऐसे देते हैं, आप जो आप उदाहरण देते हैं उससे इतर स्थिति होती है। तमाम पर आपकी भी प्रतिक्रिया, टिप्पणी इस विषय पर में और भी चीजें हैं। मैंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे मसले, मुद्दे हैं जो अब इनके कहीं ना कहीं वापस इनको बैकफुट पर ला रहे हैं, कोई दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पहली टिप्पणी आपकी इस पे, रविंद्र सर। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए सर, बिल्कुल सही बात बोली। असल में ये एक क्रिकेटर है युवराज सिंह। वो युवराज सिंह मेरे क्लासमेट थे। हम लोग, वो बड़े जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे सर, जब स्कूल में कॉलेज में थे ना। वंडरफुल प्लेयर थे सर, बहुत जबरदस्त। तभी बड़े टैलेंटेड थे। मुझे बड़ा, आज तक बड़ा गर्व था मुझे कि यार मैं उसके साथ पढ़ता। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे गुजरात पढ़ना चाहिए था सर। वो तो बेचारे क्रिकेट टीम में खेल पाए और ये तो बिना बिना खेले आईसीसी के चेयरमैन बन गए। वो इतना खेल के भी बेचारे वहीं रह गए और ये बिना खेले भी वहां पहुंच गए। तो अब मुझे आज अरुण जी की बातें सुन के और मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर कि मैं वहां क्यों नहीं पढ़ पाया। तो ये एक अरुण जी ने सही बात बोली कि ये सारे जो है परिवारवाद की देन है। इनमें एक व्यक्ति छूट गया सर, जिस जम्मू कश्मीर में जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किए, गिरधारी लाल डोगरा साहब फिनांस मिनिस्टर थे। उनके दामाद हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, अरुण जेटली जी। वो परिवारवाद तो होंगे नहीं मुझे लगता है, जहां तक बीजेपी का। तो परिवारवाद देखिए सर, जिस तरह की डेफिनेशन, और मुझे तो ये बात अखिलेश यादव की बड़ी याद आती है कि परिवार को बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अगर आप परिवारवाद तो तभी करेंगे जब परिवार बढ़ेगा। ये बात सही है सर कि जिस तरीके से बीजेपी ने सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद की डेफिनेशन दी है, परिवार सहूलियत के हिसाब से करप्शन की एक डेफिनेशन दे दी। हर तरीके से बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से नई नई परिभाषाएं घड़ती जा रही है और वो उसमें कामयाब हुई। लंबे समय तक वो कामयाबी उनकी चली भी। लेकिन अब शायद वो समय आ गया है जब घटता हुआ ये मोदी जी का जाने का वक्त है और लोग अब उनकी बातों का भरोसा कर नहीं रहे, बल्कि अब उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब जैसा जिस दिन से उन्होंने पदार्पण किया है भारतीय क्रिकेट जगत में, तब से वो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। छोटे पद पे तो वो रहे नहीं। उनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों को उनके आने के बाद कुछ सहूलियतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, या लोगों का ज्यादा ध्यान उनके ऊपर है। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है, उसका नाम जरूर उन्होंने बदलवाया। ये मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा। आईसीसी के जब चेयरमैन शरद पवार बने थे तो उन्होंने हिंदुस्तान की क्रिकेट जगत में आमूलचूल परिवर्तन किए। उसके बाद भारत का क्रिकेट जगत बदला। उनके पहले मुथैया साहब बने थे, जगमोहन डालमिया, बड़े क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और इन लोगों के बराबर में जगमोहन डालमिया जैसे लोग, इन्होंने सौरभ गांगुली से लेके कितने कितने महान क्रिकेटर हिंदुस्तान को दिए हैं। ये उनकी छवि थी कि वो लोग ऐसे हीरो को जिनको परख करने की समझ थी। अब इनको किस तरह के हीरो की परख करने की समझ है, वो मुझे लगता है जब इतिहास लिखा जाएगा क्रिकेट का तब हम लोगों को समझ आएगी। और कितने, ये नहीं सर, पंजाब में बिंद्रा थे, आईएस बिंद्रा, वो एक बड़े चयन करता थे, बहुत पॉपुलर वो रहे उस जमाने में। उन्होंने बहुत क्रिकेटर्स को मौका दिया। उसी तरीके से हरियाणा में देखिए, हरियाणा में रणवीर सिंह महिंद्रा जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, उन्होंने भी वहां पर लोगों को मौका दिया। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं कि हम लोगों को लेगेसी मिलती है। बल्कि और तो और देखिए, क्रिकेटर के तौर पर या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमको अनुराग ठाकुर की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने कितना शानदार स्टेडियम एक बनवाया वहां पर, इस इलाके में पहाड़ों के बीच में इतना बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम बनाया। लेकिन जयशाह के बारे में अभी तक किसी ने ये कहने की हिम्मत करी नहीं है कि इन्होंने कुछ वहां पर प्रशासन में या क्रिकेट जगत में कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ना तो वो कोई ऐसा अभी तक टूर्नामेंट अकेले हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज करवा पाए, ना वो जो आईपीएल चल रहा है वो चल ही रहा है, वो पहले से ही ललित मोदी देके चले गए थे, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या तो क्रिकेट की जो नई पौध है, जो बच्चे रणजी खेलते हैं या अंडर 16 अंडर 19 खेलते हैं, उन बच्चों में से कोई टैलेंट इन्होंने ढूंढ के निकाल दिया हो, उनके लिए कोई ऐसा टूर्नामेंट कर दिया हो कि जो बच्चे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं
तो वो उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई रोजी रोटी कमाने का रास्ता बन जाए। अगर अंडर 19 भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है, आपने दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी भी खेली है, तो भी कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन उस तरह का भी कोई काम नहीं हुआ। आज भी रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं और 15-15 साल तक रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनकी हालत देखिए, उनको नौकरी के भी लाले पड़े हुए। तो उस सरकार के साथ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो यही काम होता है कि जिस संगठन को वो रिप्रेजेंट करता है, वो सरकार के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि लोगों को उस क्षेत्र में विकास हो, उनको नौकरी मिले, उनका भविष्य जो है वो किसी तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा तो अभी तक जयशाह की तरफ से कुछ दिखा नहीं है। और प्रधानमंत्री हमेशा बार बार यही कहते रहते हैं कि यहाँ पर तो कोई परिवारवाद है नहीं। अब परिवारवाद की डेफिनेशन देखने के लिए थोड़ा सा हमको हरियाणा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी 1 महीने पहले किरण चौधरी यहां पर आई और किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। किरण चौधरी के अलावा जो 4 दूसरे लोग हैं जो बीजेपी के नहीं थे, हरियाणा में कुल 5 लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य, उन 5 में से मूल रूप से बीजेपी का कोई नहीं है। तो बीजेपी का तो परिवारवाद ऐसा है सर कि वो दूसरे पार्टी के परिवार के लोगों को भी उठा उठा के अपनी पार्टी में लाती है और उनको मौका देती है। अब उनकी बेटी को भी टिकट देने की बात हो रही है कि किरण चौधरी की बेटी को भी टिकट दिया जाएगा। अब मनोहर लाल खट्टर ये बात कह सकते हैं कि वो परिवारवाद नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो परिवार नहीं है, तो वो उनके ऊपर कौन एलिगेशन इस बात का लगा देगा? देखिए, एलिगेशन तो उसी पे लगेगा ना सर जिसका परिवार है। अब परिवार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उनमें परिवार है केवल अमित शाह के पास, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया। उसके बाद वसुंधरा के पास परिवार है, उनके बेटे को सेट कर दिया। बड़े बड़े नेता जो थे, प्रेम कुमार धूमल का नाम सबने लिया, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया। तो जिनके पास परिवार है वो तो कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अब जिसके पास परिवार नहीं है उसको तो अपने मंत्रियों से इन्हें भी परिवार लिखवाना पड़ेगा, उसका और क्या इलाज है? तो ये तो देखिए, बीजेपी के लिए ये संकट है कि भैया वो परिवारवाद के भीतर जाए कि बाहर जाए। और हर स्टेट में अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अब वो इस डेफिनेशन को भी छोड़ दे रहे हैं कि जो व्यक्ति जीतने की स्थिति में है उसको टिकट दे दो, वो चाहे किसी परिवार का हो। बाद में जाके टेलीविजन चैनल पर हमारे जो प्रवक्ता हैं वो जो कुछ कहेंगे तो बाकी लोग उनको ट्रोल करते रहेंगे। हमारी तरफ से एक बार जीत के लिए किसी न किसी आदमी को खड़ा कर दो। और हर स्टेट में यही हालत हो रही है सर। तो इसलिए बीजेपी की जो कथनी और करनी का जो अंतर था, अब वो लोगों को समझ आ गया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के लुभावने वादे किए, लारा लप्पा लगाया, नई नई बातें उन्होंने बताई, लोगों ने भरोसा किया। देखिए, लोग तो भरोसा करते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो तो प्रयोग करने की जगह है। डेमोक्रेसी में तो प्रयोग किए जाते हैं, जनता भी प्रयोग करती है, पॉलिटिशियंस भी प्रयोग करते हैं। जनता ने प्रयोग किया नरेंद्र मोदी के तौर पर, और वो प्रयोग 10 साल तक चला, उसमें से कुछ निकला नहीं है तो सर वो फेलियर की तरह बढ़ रहा है। ये तो बहुत सामान्य बात है। और परिवारवाद तो सर, ये नेपोटिज्म का, परिवारवाद का मुद्दा तो कंगना रनौत ने भी बहुत उठाया, लेकिन क्या उसको जगह मिली? अब परिवारवाद का सिलेक्टिव कैसे हो सकता है कोई कि आप राजनीति में तो परिवारवाद की बात करते हो, आप फिल्मों में तो परिवारवाद की बात करते हो। सर ये अडानी जो पैसा देगा ये किसको देगा? सर ये अंबानी जो पैसा कमा रहा है किसको देगा? इससे तो कोई नहीं कह रहा कि परिवारवाद मत करो भाई, तुम पैसा बांट के यहाँ पे हरियाणा में जो रोहतक के पास एक झुग्गी झोपड़ी है उसमें जाके डोनेट करके आओ सारा पैसा, ये तो कोई नहीं मांगता। सर पैसा कोई कमाता है, हम और आप नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के लिए तो करते हैं सर, दूसरे के परिवार के लिए थोड़ी कोई कर रहा है। वो तो समाज सेवा होती है, वो तो सारे लोग करेंगे जरूरत के हिसाब से। लेकिन नेपोटिज्म कैसे हो गया? एक आदमी जो है, अगर सुभाष घई एक फिल्म बनाता है, उसमें अपने 100 करोड़ रुपए लगाता है, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ा या किसी और के परिवार को उसमें हीरो ले, इसमें किसी तीसरे आदमी को क्या? वो तो अपने हिसाब से करेगा ना। उस अपना 100 करोड़ रुपए जो रिस्क पे दे रहा है सर, वो रविंदर शौरान को कैसे हीरो ले लेगा अपनी फिल्म में? वो तो उसी को लेगा जिसमें उसको स्किल दिखेगी या जिसमें उसको लगेगा कि मेरा कैपिटल थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल इस तरह का जो फालतू का एक डिबेट किया गया। और पॉलिटिक्स में तो परिवारवाद का कोई मतलब ही नहीं है सर। जब विरासत जो है एक एक परिवार में, देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, ये सब बड़े परिवार हैं सर। और इंदिरा गांधी का परिवार क्या खाली राहुल गांधी है क्या सर? वरुण गांधी उसका परिवार नहीं है क्या सर? मेनका गांधी उनका परिवार नहीं है क्या? क्या लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया क्या? उनको वोट दिया क्या? उनको अपने परिवार, उन्होंने अपना उसका विरासत का तो हिस्सा नहीं माना। उन्होंने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही विरासत माना ना सर। एक ही परिवार में हम लोग देखते हैं। अब देवीलाल के कितने बेटे थे? देवीलाल के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों को क्या परिवार ने विरासत दी क्या? बंसीलाल के 2 बेटे थे, क्या दोनों को विरासत मिली क्या सर? किसी भी प्रदेश में नहीं होता है। जो आदमी जिसको जनता जिसको चाहती है उसको विरासत मिलती है। ये तो कोई पट्टा तो है नहीं लिख देने का कि जमीन उसके नाम हो गई तो जमीन दे सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल विरासत कैसे दे देगा सर? कोई पॉलिटिकल विरासत तो उसके पास जाएगी जिसको जनता चाहेगी, और जनता जब चाहेगी जब उसके अंदर कोई काबिलियत होगी। जी सर। रवीन जी, जो बात तो आप
चली रही थी। हम थोड़ा सा हरियाणा पे भी बात करें, हरियाणा को लेकर जो हालात है, स्थिति, अब तो ये भी निकल कर आ रहा है, नाम ना लूं उनका, कि बात खास खास लोग भी छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जो बीजेपी के जितने दावों की बात है, जितने दाव हैं, सब उलट हैं। और जो अंधभक्तों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया। तो अंधभक्त भी ऐसे अंधभक्त जो 14-14 साल से जुड़े हुए अंधभक्त भी मोदी जी से अलविदा कह के और राहुल जी के शरण में पहुंच गए। क्या आप स्थिति है, क्या आपकी अब टिप्पणी? तो जी, अब तो राव इंद्रजीत जिनका जिक्र भी किया सर ने, वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाह रहे हैं। बेटी के लिए टिकट 2 बार नहीं मिली, तो इस बार उन्होंने 10 जनपद के दरवाजे को 11 बार खटखटाया, और एक खटखटाट का मतलब एक टिकट। वहां से 4 बार आवाज आई कि भैया हमारे दरवाजे में 4 लोगों के घुसने की जगह है, 11 की जगह नहीं। तो उन्होंने अपने आप को वापस बीजेपी में समेट लिया। उन्होंने 11 सीटों की डिमांड करी, 10 जनपद ने केवल 4 के लिए उनका बात को एक्सेप्ट किया। अब वो ऐसा ही दूसरे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो 5 साल पहले, 10 साल पहले बीजेपी में गए थे, उन सब की हालत ऐसी ही है। क्योंकि जब से वहां पर मनोहर लाल खट्टर बने हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जो मूल रूप से बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के जो नेता थे, जो शुरुआती दौर से बीजेपी के साथ थे, मजबूत थे, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, अनिल विज हों या ओम प्रकाश धनखड़ हों, कैप्टन अभिमन्यु, उन सबको, रामविलास रामविलास शर्मा को भी शर्मा, याद करो भाई। रामविलास शर्मा, इन सब को उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया हरियाणा की भाषा में। और ये तमाम लोग जो है, जो मूल रूप से बीजेपी के थे, और अब जो है कांग्रेस के जो लोग आए हैं, उनको मिल रहा है वहां पर सत्ता, उनको, उनके सहारे पर मनोहर लाल खट्टर अब वहां पर राज कर रहे हैं। तो लोग अब बहुत वहां पर परेशान हैं। अभी कल ही एक सर्वे आया है सर, अगर आपकी नजर पड़ी हो, पोल का एक सर्वे, लोकपोल का एक सर्वे है, और उस सर्वे में भी दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी 60 सीट लेने की तरफ बढ़ रही है। एक और 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है सर, एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। उसमें बताया गया है कि हरियाणा छोटा सा है सर, 22 जिले हैं, 22 जिलों में से 13 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो नशे की चपेट में। अब नशे की चपेट में हमको पहले लगता था कि केवल जो पंजाब के आसपास के जिले हैं, पंजाब से जुड़े हैं, वहां पर ही दिक्कत है, लेकिन ये तो आधे से ज्यादा हरियाणा अब नशे की चपेट में है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 बरस में हुई है, और उसी की वजह से बीजेपी की स्थिति जो है वो इतनी खराब है। लोग अब दूसरी तरफ देख रहे हैं। जनता ने तो बीजेपी को छोड़ ही दिया है। जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा, तो ये जो रहे सहे नेता हैं, ये भी बीजेपी को छोड़ने की फिराक में भी इंतजार कर रहे हैं। और इनके पहले जेजेपी ने छोड़ दिया था, जेजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था। और अब बचा क्या? अब बचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ जो जुड़े हुए हैं, या फिर जिनको लालसा है कि टिकट उनको मिल सकती है। उसके अलावा बीजेपी की स्थिति, जो दूसरा सर्वे आया है, इसके पहले एक सर्वे आया था, उसमें भी ऐसी हालत है, ये दूसरा सर्वे आया, उसमें भी यही हालत है। लेकिन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है संजीव जी, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी की पूरी जो आर्मी है, वो लगी है किसी तरीके से इस चुनाव में जाट और गैर जाट के लिए राजनीति का रास्ता ढूंढ लिया जाए। लेकिन अभी लोग इतने समझदार हो गए, 10 साल से उस राजनीति के दंश को उन्होंने झेला है। लोग 10 साल से बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, रोजगार लोगों के पास है नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, सीईटी एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हरियाणा की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस टेस्ट को 2021 में पॉलिसी लेके आए कि अब ये हर साल टेस्ट होगा और हर साल बच्चों को नौकरियां मिलेगी। बड़ा अच्छी पॉलिसी है। 21 के बाद 2022 में वो टेस्ट हुआ एक बार, आज तक एक ही बार हुआ। 12 लाख बच्चों ने उस एग्जाम को दिया और उनमें से किसी की ज्वाइनिंग आज तक नहीं, एक भी बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं। तो इस तरह की पॉलिसीज को लेके आने का क्या फायदा है जब उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही ना। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया है। इसका यह मतलब नहीं कि पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन कम से कम सरकार कुछ करती हुई दिखती थी, सरकार नौकरियां निकालती थी, वो लोगों को ज्वाइनिंग मिलती थी। आज इस तरीके से बीजेपी सरकार नौकरी निकालती है, या तो वो लोग भर्ती नहीं होते, या फिर अगर वो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कोर्ट में किसी न किसी मसले में अटक जाती है। लोग पिछले कितने 4 से 5 साल से लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, कोई नौकरी लोगों को मिल जाए। तो ये इतनी ऐसी तकलीफें हैं सर, जो अब हरियाणा के लोग बहुत परेशान हैं। और ये बात तय हो गई है कि हरियाणा में जाट समाज है या दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ये सब लोग एक तरीके से कंसोलिडेट हो गए हैं और बीजेपी के खिलाफ ही लोग वोट डालने के इंतजार कर रहे हैं। बचा हुआ जो ओबीसी समाज है वो फ्रैक्चर्ड है,
उसमें क्योंकि एक ओबीसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उसमें एक मत जरूर उनके पक्ष में हो सकता है, लेकिन बाकी के लोग जो राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे लोग हैं, जो बहुत 10 साल से लगातार उसी पद पर बैठे हैं, उनको न कोई तरक्की मिल रही है, ना उनको कोई ताकत मिल रही है, वो लोग और उनके साथ के जो लोग हैं वो बहुत खफा है। तो इस वजह से बीजेपी की स्थिति जो ओबीसी समुदाय में है वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो बीजेपी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसके ऊपर इनके पास एक कंगना जैसा हथियार है जो अच्छी स्थिति को भी खराब करने में माहिर है। उन्होंने जिस तरह का बेमिसाल बयान दिया है, उसके बाद तो बीजेपी के जो बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, जो गांव में जाएंगे, तो मैं तो उनकी बात पे तरस खा के ये सोच रहा हूँ कि वो लोग गांव में वोट मांगने जाएंगे गांव में कैसे उन जा किसानों पाएंगे, से, जा जिन गांव किसानों जा के बारे पाएंगे, में नहीं गांव में जा पाएंगे क्या? जो पैदा कर दी गांव स्थिति में घुसने इस दिया गांव, जाएगा, घुसने दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उनकी उनकी स्थिति तो लोकसभा चुनाव में ही गांव में जाने की नहीं थी। आपने खूब विजुअल्स देखे होंगे, जब उनके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में टिकट वोट मांगने के लिए जा रहे थे, तब लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया था। अब तो विधायकों का वोट है, और विधायक तो सिर्फ 2-2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, गांव गांव जाना पड़ता है विधायक को वोट मांगने के लिए, और उस पर ये बयान दे दिया। एक कल फिर बीजेपी ने एक और काम कर दिया, एक 800 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी, और वो प्रॉपर्टी किसी कारोबारी की है, और प्रेस रिलीज जो ईडी की तरफ से भेजा गया उसमें बताया गया कि हुड्डा का भी नाम है उसमें। लोगों को यहां लग रहा है कि हुड्डा को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए जो रही सही कुछ कोशिशें, कुछ उम्मीद थी चुनाव में वोट पाने की, उसके ऊपर भी पानी फेर रहे हैं अब ये लोग। और एक आखिरी बात, मनीष ग्रोवर नाम के एक पूर्व मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने कल एक भरे मीडिया के सामने, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको कहा कि भैया तुम 1 महीने रुको, उसके बाद मैं तुमको देख लेता हूं। तो इस तरह की जब स्थिति बन गई है, एक से एक लोग बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के लोग ही काम कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी सर? जनता को तो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना ही पड़ेगा। जनता तो पहले से ही त्रस्त है। जी सर, जनता तो पहले से ही तकलीफ में है, परेशानी में है, त्रस्त है।